गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 10 व्यापारी राजा और तीर्थकर को डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी आखिरकार हमें कैसे मिलती थी, ठीक है, या कैसे व्यापार होता था। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जो दक्षिण भारत होता था वो सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्ची और कीमती पत्थरों के लिए क्या होता था, बड़ा ही प्रसिद्ध स्थल था। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो रोम साम्राज्य था वहाँ पर काली मिर्ची की इतनी मांग थी कि उसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता था। क्या बोला जाता था रोम साम्राज्य में? उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, दक्षिण भारत से समुद्री रास्ते से यहाँ पर जो व्यापार होता था या कच्चा माल जो होता था वो रोम साम्राज्य में जाता था। और दक्षिण भारत में भी क्या होंगे, रोम के सोने के सिक्के भी आपको क्या होंगे, कई सारे सोने के सिक्के भी पुरातत्व विभाग में आपको देखने को मिलेंगे उस टाइम के। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रोम साम्राज्य से हमारा जो व्यापार था बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये जो समुद्र तट से लगे जो राज्य थे वो कौन से थे। तो समुद्र तट से जो राज्य लगे थे उसमें एक तमिल शब्द होता है मुवेंदार। मुवेंदार इस तमिल शब्द का मतलब होता है तीन शासक या तीन मुखिया, जिसे मैं बोल दूं। ये जो है आपको संगम साहित्य में देखने को मिलेगा। तो संगम साहित्य से ही आपको किस बारे में पता चलेगी, एक संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश कौन कौन से होते थे, ये तीन साम्राज्य मिलकर, तीन शासक मिलकर क्या होते थे, संगम वंश का निर्माण होता है। कौन से? एक होता है चोल, एक होता है चेर और दूसरा होता है पांड्य। ये तीनों साम्राज्य जो होते थे इनके दो दो केंद्र सत्ता थे। मतलब एक जो होगा वो तटीय स्थल पे हो जाएगा और एक जो हो जाएगा वो उसके अंदरूनी भाग का केंद्र सत्ता स्थापित हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इन तीनों साम्राज्य की क्या होंगी, दो दो राजधानियां आपको देखने को मिलेंगी। तो पहले आप देखेंगे चोल साम्राज्य की। तो चोल साम्राज्य की राजधानी क्या होगी, उरेवुर होगी पहली, और दूसरी राजधानी होगी कावेरी पट्टनम। ऐसे ही आप ले लेंगे पांड्य। पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, मदुरई, ठीक है, और दूसरी राजधानी हो जाएगी कपाटपुरम या अल्लोराई। ये आपको राजधानी देखने को मिलेगी पांड्य की। ऐसे ही जो चेर वंश रहेगा, चेर वंश की भी दो राजधानी देखने को मिलेगी, एक हो जाएगा वज्जी और सेकंड राजधानी हो जाएगी उसकी करूर। तो ये जो रहेंगे इनके दो दो केंद्र सत्ता केंद्र होंगे इन तीनों राजधानियों के। और ये जो होते थे, ये जो संगम वंश के जो तीनों राज्य होते थे ये टैक्स या कर वसूलने पर इतना निर्भर नहीं होते थे। वो किस पर निर्भर होते थे, वो एज ए उपहार पर या गिफ्ट पर निर्भर होते थे। गिफ्ट के रूप में वो अपना नजराना लिया करते थे। इनके जो होते थे राष्ट्रीय प्रतीक की अगर हम बात करें तो चोल वंश का राष्ट्रीय प्रतीक होता था बाघ, चेर वंश का राष्ट्रीय प्रतीक होता था धनुष और पांड्य का राष्ट्रीय चिन्ह होता था, वो बोलते हैं हम मछली। तो यह आपको राष्ट्रीय चिन्ह देखने को मिलेंगे तीनों की। ऐसे ही अब ये जो संगम वंश था इसके 200 साल बाद 200 साल बाद एक और आपको वंश देखने को मिलेगा दक्षिण भारत में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो होगा सातवाहन वंश। तो सातवाहन जो वंश था उसकी स्थापना किसने करी थी, तो सिमुक नाम के व्यक्ति ने उसकी स्थापना करी थी। इसका जो राजधानी होती थी, सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। अब जो सातवाहनी वंश का जो एक प्रसिद्ध शासक होगा उसका नाम रहेगा सातकर्णी। सातवर्णी जो रहेगा सात वंश का सबसे या सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रहेगा और इसकी पत्नी का नाम रहेगा नायिका। और ये कहाँ कहाँ फैला होगा, तो ये आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ऐसे तीनों राज्य में आपको देखने को मिलेगा। ये जैसा कि मैंने आपको मैप दिखाया है, यहाँ पर आपको तीनों राज्य में देखने को मिलेगा सातवाहनी वंश। अब हम देखेंगे सिल्क रूट की कहानी या रेशम मार्ग की कहानी। तो रेशम मार्ग की कहानी बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आखिरकार रेशम के कपड़े जो होते थे वो क्यों इंपॉर्टेंट होते थे। तो रेशम के जो ये कपड़े होते थे वो कैसे होते थे, बहुत ही चमकदार होते थे, बहुत ही सुंदर होते थे और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते थे। इस वजह से इन कपड़ों की क्या होगी, डिमांड होगी। सिल्क रूट की या रेशम कपड़ों की जो होगी वो बहुत ही डिमांड होगी। अब ये रेशम के कपड़े आखिरकार कैसे बनते थे, तो इसकी भी एक प्रक्रिया होती थी, ठीक है ना। तो वो क्या होता था कि रेशम के जो कीड़े होते थे
ठीक है ना। जैसे मकड़ी के अपन जाला बुनते देखा होगा आपने, तो ऐसे क्या करेंगे, रेशम के कीड़े भी क्या करेंगे, रेशम बुनेंगे। फिर उनसे क्या होगा, हमें कच्चा रेशम प्राप्त होगा, ठीक है ना। कच्चा रेशम प्राप्त होगा, फिर हम उससे सूत कताई करेंगे। सूत कताई डेट मीन्स धागा बनाएंगे अपन उससे, क्या करेंगे, कच्चे रेशम से धागा बनाएंगे, और उस धागे से फिर जो होता था कपड़ा बुना जाता था, बहुत ही सुंदर जो कि होता था। तो ये जो प्रक्रिया होती थी वस्त्र बनाने की, रेशम वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती थी, एक तो बहुत ही कठिन होती थी और किसी को पहले के ज़माने में नॉलेज नहीं था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले रेशम से कपड़े बनाने की तकनीक का आविष्कार कौन करेगा, तो वो चीन करेगा, ठीक है ना। जो कि वो बताएगा नहीं किसी को, केवल क्या करेगा, आविष्कार कर लेगा और इसका आयात निर्यात करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि चीन क्या करेगा, कि चीन के जो शासक होंगे, कहाँ के, ईरान और पश्चिम एशिया के जो शासक होंगे, उन्हें उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजेगा, ठीक है ना। चीन जो होगा उपहार के तौर में क्या करेगा, रेशमी कपड़े पहुंचाएगा उन्हें। अब ये जो पहुंचाएगा, तो अब क्या होगा कि ये जो चाइना होगा, या जैसे कि आप मैप देख रहे हैं, यहाँ से क्या होगा कि उत्तर पश्चिम एशिया से होते होते हुए ये यहाँ पर भारत आएगा, ईरान होते हुए, या फिर समुद्री रास्ते से यहाँ पर कोलकाता होते हुए यहाँ से वो सिल्क रूट आएंगे। तो समुद्र रास्ता जो रहेगा बहुत ही टफ होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, अधिकतर जो रहेंगे वो कहाँ से आएंगे, ये पश्चिम एशिया से होते हुए आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि रोम साम्राज्य में भी क्या होगा, इन रेशम कपड़ों की भी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, एक प्रकार से ट्रेंड हो जाएगा, या इसका क्या हो जाएगा, फैशन, या इसका फैशन के तौर पर भी रेशम कपड़ों की डिमांड बढ़ती जाएगी, जिसका क्या हो जाएगा, मूल्य कितने हो जाएंगे, अधिक हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, यदि फैशन चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका मूल्य जो रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये क्या करते थे कि चाइना से जो रेशम कपड़ा आता था, ठीक है ना, या जो ये कपड़े लाते थे, ये व्यापार करते थे, उन्हें बड़े दुर्गम रास्ते से होकर आना पड़ता था। तो इन पर क्या होगा कि कई सारे जो स्थानीय लोग रहेंगे या जो शासक रहेंगे, इस रूट पर अपना नियंत्रण करेंगे, और इस रूट को ही क्या कहेंगे, सिल्क रूट कहेंगे, ठीक है ना, या रेशम मार्ग कहेंगे, जिस मार्ग से चाइना अपना व्यापार करने अलग अलग ईरान, मध्य एशिया में आएगा, उस मार्ग को क्या कहेंगे, सिल्क रूट कहेंगे। तो कई सारे शासक जो रहेंगे इस रूट पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। जैसे कि कुषाण शासक क्या करेगा, सबसे अधिक नियंत्रण किस पे करेगा, इस सिल्क रूट पे ही करेगा, क्योंकि और कोई सा मार्ग नहीं रहेगा चाइना से इंडिया आने के लिए। तो इस रूट पर क्या करेगा, वो अपना नियंत्रण रखेगा, जिससे वो क्या करेगा, इन चीन व्यापारियों से या इन व्यापारियों से वो क्या करेंगे, टैक्सेस वसूल करेंगे, उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े वसूल करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इस रूट पर ज़्यादा नियंत्रण करेंगे। तो ऐसे ही कुषाण वंश में सबसे प्रसिद्ध राजा रहेगा वो रहेगा कनिष्क। तो ऐसे कनिष्क के दरबार में एक कवि रहेगा जिसका नाम रहेगा अश्वघोष, और ये अश्वघोष क्या करेंगे, बुद्ध चरित्र नाम की एक बुक लिखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसके बारे बुद्ध के जीवनी के बारे में वर्णन दिया जाएगा बुद्ध चरित्र के अंतर्गत। और कनिष्क के टाइम पर ही क्या होगा, बौद्ध साम्राज्य का जो प्रसार होंगे वो दो नियम या दो श्रेणियों में विभाजित हो जाएंगे। एक हो जाएगा महायान शाखा और दूसरी हो जाएगी हीनयान शाखा। अब क्या होंगे कि कई सारे जो चीनी तीर्थकर होंगे वो भारत आएंगे। अब ये तीर्थकर क्या होते हैं, तीर्थकर वो ऐसे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थान पर आते हैं, उन्हें बोला जाता है तीर्थ यात्री। तो ऐसे चीन तीर्थ यात्री क्या होंगे, भारत आएंगे। तो ये जो तीन व्यक्ति देख रहे हैं आप, एक हो जाएगा फाशियान, एक दूसरा हो जाएगा सेफ्त्सियांग और तीसरा हो जाएगा इंसियांग, जो कि बौद्ध के अनुयायी होंगे या बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे। ये तीनों क्या होंगे, भारत आएंगे, ठीक है ना। ये तीनों तीर्थकर बोल दूं क्या करेंगे, भारत आएंगे। जिसमें से सेफ्त्सियांग क्या करेगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय में भी कई वर्षों तक अध्ययन करेंगे। या मैं बोल दूं नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो वो आपको बिहार में देखने को मिलेगा, नालंदा विश्वविद्यालय। और ये भूमार्ग से, डेट मीन्स भूमि के मार्ग से क्या हो जाएंगे, वापस इंडिया से कहाँ चले जाएंगे, चाइना
चले जाएंगे। तो भक्ति की शुरुआत, भक्ति जो शब्द होगा इसका तात्पर्य होता है विभाजन करना। तो कई सारे लोग क्या करेंगे, अलग अलग देवी देवताओं की क्या करने लग जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे, पूजने लग जाएंगे। जैसे कि विष्णु हो गए, शिव हो गए, देवी हो गई, दुर्गा हो गई, इनकी क्या करेंगी, इनकी भक्ति करना शुरुआत कर देंगे। वहीं पर आपको एक वारा भगवान की मूर्ति देखने को मिलेगी। वारा भगवान डेट मीन्स विष्णु का एक रूप बोल दूं या नरसिंह अवतार आप देख पाएंगे वारा के अंतर्गत। अब ये जो वारा भगवान की जो मूर्ति है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो आपको एरंड जो रहेगा वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। एरंड किस जिले में रहेगा मध्य प्रदेश के, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जहां पर आपको ये एरंड स्थल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एरंड का एक पिल्लर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर नरसिंह भगवान की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।